मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम MPSI के प्रीवियस ईयर के पेपर की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी हमने 26 अक्टूबर 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन किया था। इसमें ओवरऑल देखा गया कि 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जिसके हम 12 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आपने बेटा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, ठीक है ना। तो आज हम 13 से लेके 25वें तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। कि क्वेश्चन नंबर 13 बेटा क्या पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या आपको बतानी है, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला कि एक गांव में 30% लोग कैसे हैं बेटा, साक्षर हैं, 30% साक्षर हैं। अब 30% यदि कैसे हैं बेटा, साक्षर हैं, 30% कैसे हैं, साक्षर हैं, कैसे हैं बेटा, साक्षर हैं। तो इन्होंने पूछा है कि साक्षरों की संख्या बताइए। तो कुल जनसंख्या कितनी है गांव की, तो कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें, कुल संख्या गांव की कितनी है, तो आप कहेंगे कुल संख्या है 6600 और उसका 30% केवल आपको निकालना है। तो 30% आप निकाल देंगे तो वो साक्षर आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है। तो 30% कैसे निकालते हैं बेटा, परसेंट से हमेशा ध्यान रखना, 2 जीरो काट दिया करो। 3 का मल्टीप्लाई 6 से 6 18 की 8, हासिल में 1, 6 18 और 1 19, यानी कि 1980। 1980 लोग उस गांव में बेटा कैसे हैं, साक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपसे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेते कि निरक्षर लोग कितने हैं उस गांव में, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आपको पता है कि अगर 30% बेटा क्या है, साक्षर है। 30% अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला आपसे साक्षर हैं, तो निरक्षर अगर आपसे पूछा है, निरक्षर कितने हैं, निरक्षर लोगों की अगर पूछा है कि भाई कितने हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको पता है हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो अगर 30% साक्षर हैं तो 70% क्या होंगे बेटा, निरक्षर होंगे, मतलब जो साक्षर नहीं होंगे। तो बस आपको क्या करना है, 6600 का आपको 70% निकाल देना है। या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी ले जा सकते थे कि 30% आपने निकाल दिया, साक्षर कितने हैं तो 1980, उसको आप 6600 में से माइनस कर दीजिए तो निरक्षर लोग आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में पहिए द्वारा तय की गई चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, अगर आपके पास एक पहिया दिया है, पहिया क्या होता है, वृत्तक के आकार का होता है, और इसकी त्रिज्या आपको कितनी दी है, तो त्रिज्या दी है आपको 21 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, जब एक पहिया एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में बेटा वो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, वो अपनी परिधि के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी क्या होती है, तो आप कहेंगे बराबर होता है पहिए की परिधि, बराबर पहिए की परिधि, यानी कि जो पहिए की परिधि होगी उसके बराबर ही एक चक्कर में दूरी तय की जाती है। अब पहिया क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो आप कहेंगे 2πr, मतलब पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2πr। अब बात हो रही है कि यहाँ पर पहिए की जो त्रिज्या है वो तो सेंटीमीटर में है, और पूछा गया है कि 924 मीटर की दूरी, कुल दूरी कितनी तय करनी है पहिए को, तो कुल दूरी आपको दी है बेटा 924, और 924 किस में दी है, तो आप कहेंगे सर मीटर में दी है। तो 924 मीटर की दूरी उसको तय करनी है। तो जहां पर आप ये परिधि जब निकालेंगे तो वहां तो सेंटीमीटर में आएगी, यानी कि एक पहिया सेंटीमीटर में कितनी दूरी तय करता है एक चक्कर में, तो वो निकलेगा। तो पहले तो आप क्या कर लीजिए, कुल दूरी को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा ये 92400, यानी कि 52,400 सेंटीमीटर की दूरी पहिए को तय करनी है। तो आपको चक्करों की संख्या बतानी, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7
और r की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 21। 7 से कितने बार, 3 बार कट जाएगा। ये 3 दूनी 6 इंटू कितना कर दीजिए बेटा 22। 6 इंटू 22 ही लिखिए, मल्टीप्लाई करने में अपना समय मत खराब करिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या बेटा कि चक्रों की संख्या कितनी है। तो चक्रों की संख्या बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कुल दूरी यानी कि 92,400 और बटे में एक चक्कर में तय की गई दूरी 6 गुणा 22। देखिए किससे कट रहा है, तो 22 से ही कट रहा है, तो 22 से कम 22, तो 22 चौको कितना होता है 88, 4 बचेगा 44, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, तो ये 2 बार कट गया और फिर 2 जीरो लगा दीजिए। 6 से इसको काटोगे आप 6 7 42 यानी कि 700। तो यानी कि पहिया जो है वो कुल कितने चक्कर लगाएगा 700। ये बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया आपको, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा आपका, इस प्रकार आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई पहिया एक चक्कर चलेगा बेटा तो कितनी दूरी तय करेगा, अपनी परिधि के बराबर दूरी वो तय करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। आपको दिया है यहाँ पर 4 की घात 6 गुणा 2 की घात 3 की होल घात 2 भागित 8 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 2 और पूरे ब्रैकेट में बंद है ये, आपको इसका मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चनों में कोई लॉजिक नहीं लगता है, केवल घातांक करने के कुछ नियम लगते हैं। जैसे आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। तो इन नियमों को आपको ध्यान में रखना है कि जैसे अगर आपके पास आधार क्या दिए बेटा, समान दिए x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो घातें क्या हो जाती हैं बेटा, जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम, यहाँ पर यदि आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं बेटा, घट जाती हैं। तो यहाँ पर दूसरा नियम ये भी लग सकता है आपका। तीसरा नियम, जैसे हम जानते हैं कि यदि x की पावर m है उसकी होल पावर m n है, तो इसको हम x की पावर m इंटू n कर सकते हैं। ये नियम भी यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर बॉड मास भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, तो पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का नंबर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए हम क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 की घात 6, ठीक, 4 की घात 6 इंटू 2 की घात 3 की होल घात 2 भागित, भाग का साइन लगा हुआ बेटा, ब्रैकेट में लिखा है 8 की घात 2 इंटू 3 की होल घात 2 यानी कि 2 ही लिख दीजिए इसको, 4 की घात 2। ये आपका क्वेश्चन है। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखिए ये हो गया 4 को लिख सकते हैं आप 2 की घात 2 उसकी होल घात 6, इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 6, 3 दूनी 6 गुणा हो जाएगा, थर्ड नियम लग जाएगा, x की पावर m उसकी होल पावर n मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये 2 की घात 3 और उसकी होल घात कितनी हो जाएगी 2। ब्रैकेट थोड़ा सा यहाँ साइन चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट अंदर ले लिया, स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ ब्रैकेट का सिंबल बदल लीजिए आप। ये हो जाएगा 3 की घात 2 और ये हो जाएगा 2 की घात 2 की होल घात 2, ठीक बेटा। चलिए आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 की घात 12 2 की घात 6 भागित, ये आपका हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 2 इंटू 2 की घात कितनी, तो आप कहेंगे सर 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और 6, ये गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो जोड़ दीजिए। 2 की घात कितनी हो जाएगी 18 भागित, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 और 4 10, 2 की घात 10 और गुणा में क्या है, तो 2 की घात 3 की घात 2 है, कितना है बेटा 3 की घात 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 की पावर 3/2। अब ये भाग में है, तो देखिए आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं बेटा, घटती हैं। तो 18 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 2 की घात कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, 2 की घात 8 आ जाएगी। और इस पूरे के बटे में है, देखिए ये नंबर किस तरीके से था, ब्रैकेट में था, यानी कि ये पूरा बटे में है, इसको आपको ये समझना पड़ेगा, ये पूरा कैसा है बटे में है। तो इसको आप इस तरीके से लिखिए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे जिसके आपको, आप इसको ऐसे लिखिए 2 की घात 18 और भागित में कितना 2 की घात 10 इंटू 3 की घात 2। अब 2 की घात 18 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 2 की घात कितना बचेगा 8 और बटे में कितना 3 की घात 2। अब 2 की घात 8 कितना होता है, तो 2 देखिए 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 दूनी 256, यानी कि 2 की घात 8 जो है बेटा वो 256 होता है और 3 की घात 2 मतलब 9 होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 256/9, 256/9। अगर आपसे पूछा जाए बेटा किस ऑप्शन में दिया है 256/9, तो देखिए 256/9 ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सिंप्लीफिकेशन के भी, ठीक। कुछ आपको घातांक करने के नियम आपको पता होना चाहिए, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 9 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 की होल घात 2 भागित 15 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 की होल घात 3। तो यहाँ भी आपका क्या लगेगा, घातांक करने के नियम लगने हैं, यानी कि ये भी सर्ट्स और इंडाइसेस का क्वेश्चन है, आपका घातांक करने का क्वेश्चन है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, 9⁻³ इंटू 5⁻³ की होल पावर कितनी, 2, ठीक है। 9 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 की होल घात 2 भाग में आपको दिया है बेटा 15 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 उसकी होल घात 3। देखिए इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो जो भी आपके पास नंबर है उनको आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या की घात के रूप में कन्वर्ट करना है। मतलब हर नंबर को आपको अभाज्य संख्या बनाना है, प्राइम नंबर बनाना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 और उसकी होल घात कितनी है, 3। 5 को तो आप नहीं तोड़ सकते, तो आप ये ऐसा ही रहेगा, और उसकी होल घात कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2 भागित। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 की होल घात कितनी, 2 इंटू 3 की घात कितनी, 2 और उसकी भी होल घात कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से तोड़ सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 3 की घात 6, 5 की घात 3 और उसकी होल घात कितनी, 2 भागित। ये आपका हो जाएगा 3 की घात 2, 5 की घात 2, 3 की घात 2 और इसकी होल घात कितनी, 3। अब यहाँ पर एक घातांक करने का नियम लगेगा। वो नियम क्या होता है कि x इंटू वाई की होल पावर बेटा यदि m है तो उसको आप x की पावर m इंटू वाई की पावर m लिख सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल पावर आप लिख सकते हैं अगर होल पावर दी है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ हम करेंगे, देखिए इंडिविजुअल करेंगे, पावर करेंगे, तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 12। 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 की घात 6 हो जाएगी, क्योंकि ये पावर इसके ऊपर करोगे, उसके ऊपर ऑलरेडी पावर है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग जाएगा, तो यहाँ लगेगा x की पावर m और उसकी होल पावर n का। तो ये क्या होता है बेटा, x की पावर m इंटू n होता है। तो ये नियम लग जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो अब भागित में कितना है, तो भागित वाला और टर्म्स लिख लीजिए। भाग में आपको कितना है, तो ये 3 की घात कितनी, 4 ऑलरेडी है, 2 और 2 4 और उसका मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 की घात कितनी लिख लीजिए 12 और 5 की घात 2 और ये कितनी, तो आप कहेंगे सर 6, ठीक। अब आपको भाग देना है। तो देखिए ये भी 5 की घात 6 और ये भी 5 की घात 6, 3 की घात 12, 3 की घात 12। तो आपको ये दिख रहा है कि बेटा ये टर्म तो पूरा कट रहा है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो वैल्यू कितनी आएगी, आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1। तो 1 क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 था उसका आंसर क्या आ गया, उसका आंसर बेटा आपका 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, ये भी देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है 243 की घात 0.13 गुणा 243 की घात 0.07 बटे में 7 की घात 0.25 गुणा 7 की घात 0.75 गुणा 243 की घात 0.2। ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 243 की घात कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 0.13 गुणा मल्टीप्लाई में लिखा है 243 की घात कितनी लिखी है, तो आप कहेंगे सर 0.07। ठीक है। अपॉन में अगर हम आए तो अपॉन में आपको क्या वैल्यू दी है, तो आप कहेंगे सर 7 की घात 0.25 और यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई में 7 की घात 0.75। कितना लिखा है, 7 की घात 0.75। तो चलिए इसको 0 को थोड़ा सा बड़ा कर दें, नहीं तो ये हीरो नहीं लगेगा आपको। 0.75 हो गया। इनटू में क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर 243 की घात होल घात कितनी दी है, 0.2 दिया है। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए आधार समान है 243 गुणा में घातें जुड़ जाएंगी,
तो ये 243 की घात कितनी हो जाएगी, देखिए 13 में आप 7 जोड़ेंगे, लेकिन ये 7 कैसे जोड़ेगा, तो आप इसको समझिए, ये 0.13 है और उसमें 0. आपको क्या ऐड करना है, 0.7 ऐड करना है, 0.07 ऐड करना है। कितना ऐड करना है बेटा आपको उसमें, 0.7 ऐड करना है, 0.7। तो ये देखिए 7 3 10 की 0 हासिल में 1, तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि आपका ये आएगा 0.2, केवल कितना आएगा 0.2, तो ये आपकी हो गई 0.2 ऊपर। नीचे देखिए ये आधार समान है, तो यहाँ घातें जुड़ेंगी, तो देखिए आपकी आप घातें जोड़ोगे तो 75 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100। 2 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, तो यानी कि ये 7 की घात 1 आएगा इनटू 243 की होल घात कितनी है, तो देखिए 0.2 है। तो आपको कुछ दिख रहा होगा क्वेश्चन में कटते हुए, ये वाला टर्म कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 1। तो अब यहाँ 1 बचा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, देखिए आपका आंसर ऊपर 1 है, नीचे कितना है 7, 7 की पावर 1 में 7, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 1/7। कितना आंसर आ गया 1/7। किस ऑप्शन में दिया बेटा 1/7, तो ऑप्शन बी में दिया है बेटा आपको 1/7। क्लियर होगी बात। तो देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, और आपने ये चीज़ देखी कि आपके पास घातांक करनी से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो होते हैं वो घातांक करनी में भी हम पढ़ते हैं, वर्गमूल घनमूल में भी हम पढ़ते हैं इनको, साथ ही साथ हम इसको सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना चैप्टर लगभग एक जैसे सेम आ जाते हैं, हर जगह ये पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम इसको बात बोलें तो ये नंबर सिस्टम का भी पार्ट है आपका, घातांक करनी का भी पार्ट है आपका, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन का तो पार्ट है ही, क्योंकि मेनली इन सारे क्वेश्चन को हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं। तो आप देखिए 3 कंटिन्यू क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से आए, ठीक है ना। देखिए 15 से पहले नहीं था, 15, 16 और 17, यानी कि 3 कंटिन्यू क्वेश्चन आपसे किससे पूछे गए थे बेटा, सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए, ठीक है ना। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके ये 3 नंबर तो कंफर्म हो गए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने उसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में से किस मूल्य पर बेचना चाहता था। देखिए सबसे पहले बात करें कि एक व्यक्ति चाह रहा है कि उसको जो भी वस्तु है उस पर 20% का क्या मिले, लाभ मिले, 20% का लाभ मिले, लेकिन उसने कितने में बेचा उस वस्तु को। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें कि विक्रय मूल्य क्या दिया है, यानी कि एसपी आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस क्या दिया, यहाँ पर आपको 480 रुपये दिया। बोल रहे हैं कि अगर वो 480 रुपये में बेच देता है तो उसको क्या होता है, 20% की हानि होती है, 20% की क्या हो जाती है, इसको हानि हो जाती है। ठीक, इतनी सी बात क्लियर। अब आप समझिए, अगर हम उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं, हमने बोला कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है बेटा, 100 रुपये के बराबर है। अगर 100 रुपये के बराबर है और अगर 20% की हानि लेकर, कितने की हानि लेकर, 20% की हानि लेकर अगर हम उस वस्तु को बेच रहे हैं तो कितने में बेचा होगा, तो आप कहेंगे सर 80 में बेचा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 80 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 80 यूनिट की वैल्यू 480 रुपये के बराबर है। जब 80 यूनिट की वैल्यू 480 रुपये के बराबर है तो आप यहाँ पर समझिए कि आप क्या चाह रहे हैं कि 20% का लाभ चाह रहे हैं। तो अगर 20% का लाभ लेकर आप बेचना चाहते हैं उस वस्तु को, कितने का लाभ लेकर, 20% का लाभ, तो 120 रुपये में बेचेंगे कि नहीं। तो इसका मतलब आपको 120 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्लियर बोल रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। अब उसने क्या किया कि 480 रुपये में बेच दिया तो उसको 20% की हानि हुई, तो हमने बोला कि उसका क्रय मूल्य 100 है। अगर क्रय मूल्य बेटा उसका 100 है तो 100 वाली चीज़ पर 20% की हानि ले रहा, मतलब 80 रुपये में बेच रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अगर 100 वाली चीज़ पर 20% का लाभ लेगा तो कितने का बेचेगा, 120 का बेचेगा। तो 120 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, और 80 में बेचा मतलब पहले बेचा, तो 80 यूनिट की वैल्यू 480 रुपये के बराबर हो गई। ये क्या है, आपके 480 रुपये है। तो 80 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, आपकी 480 रुपये के बराबर होगी। तो अब आप बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 480 बटे 80 के बराबर। आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, आपको 120 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 120 में अगर वो बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 8 से 6 बार कट जाएगा, 12 छिंग कितना हो जाएगा, 72, यानी कि 720 रुपये। अगर वो कितने में बेचता है बेटा उस वस्तु को, 720 रुपये में बेचता है, तो उसको क्या होगा बेटा, फिर लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी है कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्या पूछ लेते आपसे कि उस वस्तु का
क्रय मूल्य कितना है। तो अगर आपसे क्रय मूल्य पूछ लेते तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न आ जाता है यहाँ से कि 80 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 480 रुपये है, यानी कि 480 में बेच रहा वो। तो क्रय मूल्य बेटा कितना माना हमने, 100 यूनिट। इस क्वेश्चन को क्रय मूल्य करके भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ लेते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 480 और बटे में कितना 80। तो हमने क्रय मूल्य कितना माना बेटा, देखिए हमने क्रय मूल्य कितना माना 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दोनों तरफ 100 से क्या कर दीजिए आप, दोनों तरफ 100 से यानी कि 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए दोनों तरफ हमने 100 से क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो देखिए 0 से 0, 8 से ये 6 बार यानी कि 600। तो अगर आपसे क्रय मूल्य पूछ लिया जाए तो भी आप आंसर दे सकते हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो जिसकी संभावना है पूछे जा सकने की तो वो भी अपन ने कर लिया, और जो पूछा गया है वो तो आपने निकाल लिया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो दिया है यहाँ पर, यानी कि क्रय मूल्य का अनुपात किससे दिया हुआ है, विक्रय मूल्य से दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्रय मूल्य का अनुपात विक्रय मूल्य से कितना दिया, 10:11 दिया है। बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए करना। आप बस इतना सा काम करिए कि जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है तो आप कहिए क्रय मूल्य कितना है, 11 है, सॉरी 10 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 11 है। बस इतना सा काम आपको करना है। अब कोई चीज बेटा आपने 10 रुपए की अगर ली और 10 वाली चीज को आप कितने में बेच रहे हैं, 11 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा क्या हानि, तो आप कहेंगे सर लाभ हो रहा। कितने का लाभ हो रहा, तो आप कहेंगे सर 1 का लाभ हो रहा। तो लाभ कितना हुआ आपको, तो आप कहेंगे सर लाभ जो निकल कर आया वो 1 यूनिट का आया। तो लाभ प्रतिशत बताना है आपको क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे तो 10 × 100। 0 से 0 बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये 10% क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ये आपका आंसर किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, 10%। तो अगर हम 10% की बात करें तो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। जब रेशियो दिया है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, उसी रेशियो को मान लेना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 10 था, विक्रय मूल्य 11, तो 1 का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो नया मिश्रधन बताइए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। तो जब क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज का केस है तो यानी कि ये किसका केस है, साधारण ब्याज का। सिंपल इंटरेस्ट पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन्होंने बोला कि 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। तो हमारे पास मूलधन दिया है। अगर हम मूलधन की बात करें कितना है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहेंगे सर 400 रुपये। अब कितना हो जाता है ये प्रिंसिपल, तो ये मिश्रधन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम बोलें कि मिश्रधन कितना है, यानी कि अमाउंट कितना बन गया ये, तो ये 480 रुपये बन जाता है। कितने साल में बन जाता है, तो अगर हम साल की बात करें तो आप कहेंगे सर 4 साल में बन जाता है। ठीक है। अब ब्याज की दर कुछ ना कुछ रही होगी, हमें वो ब्याज की दर निकालने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उस चीज़ को आप समझिए। देखिए अगर 4 वर्ष में 480 रुपये हो जा रही है और अगर ब्याज की दर को आप 2% बढ़ा देते हैं, तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का केस नहीं है, ये साधारण ब्याज का केस है। तो 2% किसका बढ़ेगा हर साल, मूलधन का, यानी कि मूलधन पर 2% अतिरिक्त ब्याज लगेगा। अब ब्याज की दर कितनी बढ़ा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें कि ब्याज की दर कितनी बढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी, 2% बढ़ा दी। अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी तो इसका मतलब मूलधन पर हर साल 2% ज़्यादा ब्याज लगेगा। तो 4 साल में कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा, तो आपको पता है 1 साल में 2% लगेगा, तो 4 साल में 8% ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर 8% ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा तो किसका 8% ज़्यादा देना पड़ेगा, मूलधन का 8% ब्याज आपको निकाल कर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे सर 400, उसका 8% कितना है, तो आप कहेंगे परसेंट से तो 2 जीरो कट जाते हैं सर, 8 चौक 32, यानी कि 32 रुपये ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर 32 रुपये ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा तो ये बोल रहे हैं तो नया मिश्रधन बताइए। तो पहले मिश्रधन कितना था, तो आप कहेंगे सर पहले जो मिश्रधन था सर हमारा वो 480 था,
तो अब इस पर कितने रुपए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं आपको? 32 रुपये। तो अब जो नया आपका मिश्र धन बनेगा वो इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये 2 8 3 11 की 86, एक तो 512। तो नया मिश्र धन क्या आ गया बेटा आपका? ये आपका नया मिश्र धन आ गया, ये नया मिश्र धन हो गया। ये कितना हो गया आपका? 512। यानी कि अब जो मिश्र धन बनेगा वो 512 बनेगा। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको? तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। तो सिंपल है, जब आपके पास नहीं लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का केस है, मतलब वो साधारण ब्याज का केस है। और अगर साधारण ब्याज का केस है तो आपको पता है कि साधारण ब्याज में तो हमेशा जो ब्याज है वो किस पर मिलता है? मूलधन पर। मूलधन पर ब्याज देना पड़ता है। तो अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा रहे हैं तो एक साल में मूलधन पर 2% ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो 4 साल में 8%। तो मूलधन का 8% यानी कि 32 रुपये आपको 400 पर ज़्यादा देना पड़ेंगे। तो पहले जो आप 480 रुपये दे रहे थे मिश्र धन के रूप में, अब 32 रुपये ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो 512 रुपये आपके मिश्र धन के रूप में जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।